हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास के लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। अति लघुतरीय का हमने वीडियो बना दिया, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अति लघुतरीय प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए उन सभी प्रश्नों का उत्तर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया। इसका मतलब है कि आप लोग पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए तो ज्यादा बेस्ट होगा। क्वेश्चन में कहता है कि फ्रांसीसी जो लोग थे और उनमें जो क्रांतिकारी लोग थे, वे अपने समूह का पहचान बढ़ाना चाहते थे, यानी जिस ग्रुप में वो लोग रहते थे उसका वो पहचान बढ़ाना चाहते थे। और उन्होंने अपने पहचान को बढ़ाया भी। तो वो क्या क्या पहचान बढ़ाने में किया उन्होंने, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए, हमने लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए निम्न कार्य किए। नंबर फर्स्ट में उन्होंने अपने जो लोग थे, अपने समूह के लोग थे, उनको वो पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। हम लोग जिस जगह पे रह रहे हैं वो पितृभूमि है, हमारा जन्मभूमि है, हमारे पिता का भूमि है, हमारे बाप का भूमि है। और नागरिक कहने का मतलब हम लोग इसी जगह के रहने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ के आम नागरिक हैं। इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। सेकंड में उन्होंने क्या किया कि नए संविधान बनाया उन्होंने, और सभी नागरिकों को उस संविधान में समान अधिकार दिया। फिर उसके बाद उन्होंने राजवंशीय झंडा को हटा दिया। राजवंशीय कहने का मतलब वहां पे जो जो राजा के झंडा होते थे उसको उन्होंने हटा दिया। और राजा के झंडा को हटा देने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय झंडा उन्होंने लगाया, और राष्ट्रीय झंडा के रूप में वो तिरंगा को उन्होंने अपनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से वो फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे, अपने सामूहिक पहचान बढ़ाने की जो भाव है वो इस तरीके से उन्होंने पूर्ण किया था। ठीक है, फिर उसके बाद 4 नंबर में हमने लिखा कि स्टेट्स जनरल के स्थान पर उन्होंने नेशनल असेंबली का गठन किया। यानी पहले जो उनका संविधान के रूप में था वो स्टेट्स जनरल था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया। अब यहाँ पे नेशनल असेंबली का गठन किया गया। और उन्होंने क्षेत्रीय जो भाषा था उसको हटा करके उन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए फ्रेंच भाषा का उन्होंने प्रोत्साहित किया, या फ्रेंच भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे, अपने सामूहिक पहचान के भाव बढ़ाने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य को किया था। तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, और आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 3 से कम अंक का नहीं पूछा जाएगा, यानी 2 से 3 अंक के बीच पूछा जाता है। और नहीं तो कभी कभी ये दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर में भी पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग इसका उत्तर थोड़ा सा सटीक देंगे और अच्छे से देंगे। इसमें कहता है कि राष्ट्रवाद के विकास, यानी जो राष्ट्रवाद का विकास नेपोलियन ने किया था, उसमें उसकी क्या भूमिका रही थी। तो देखिए, उत्तर में हमने लिखा है, इसका उत्तर थोड़ा सा लॉन्ग है और आपको ऐसे लिखना भी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बड़ा लिखना है, तभी आप अच्छा नंबर इसमें उठा पाएंगे। ठीक है, तो कहता है कि राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की जो भूमिका रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। सम्राट के रूप में उसने ब्रिटेन के अतिरिक्त समस्त यूरोप पर अपना अधिकार या अपना आधिपत्य स्थापित किया था। ध्यान रखेंगे, वो सम्राट के रूप में ब्रिटेन को छोड़ करके सभी यूरोप पर अपना आधिपत्य को उसने स्थापित किया था। और फ्रांसीसी आधिपत्य वाले राज्यों में वो एक शासन और एक अर्थव्यवस्था कानून लागू किया था, जिसे नेपोलियन संहिता कहा गया। ध्यान रखेंगे, एक शासन और एक अर्थव्यवस्था जो कानून लागू हुआ था उसको नेपोलियन संहिता कहा जाता है। और ये जो नेपोलियन संहिता है वो नेपोलियन के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ध्यान रखेंगे, और इसी नेपोलियन संहिता के अंतर्गत उसने अनेक सुधार कार्य भी किया था, जैसे कि उन्होंने जन्मजात विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी जो जन्म से अधिकार मिल रहा था उसको उसने समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद कानून के समक्ष सभी को समानता का सिद्धांत दिया, यानी कानून के समक्ष सभी लोग एक जैसे होंगे। नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकार उन्होंने दिया, यानी कि अब लोग संपत्ति को रख सकते हैं, उनका यह अधिकार है कि वो संपत्ति को रख सकते हैं। सामंती व्यवस्था उन्होंने समाप्त किया। सामंती व्यवस्था खास करके किसानों के लिए बहुत अच्छा था, जिसमें वो किसान का जो कृषक दास्ता था
उसको भी उसने समाप्त कर दिया। कारीगरों पर श्रेणी संघों का नियंत्रण समाप्त कर दिया। फिर उसने प्रशासनिक नियुक्तियों में योग्यता के आधार बनाया, यानी कि अब जो प्रशासनिक नियुक्ति होगा, यानी अब जो प्रशासन के क्षेत्र में जो नए नए लोगों का जो चयन होगा वो उसके योग्यता के आधार पर होगा, ना कि उसके जात के अनुसार पे या वो मतलब जन्मजात के आधार पे। ऐसा अब नहीं होगा। यातायात और संचार व्यवस्था में उसने बहुत सुधार लाए। समान शुल्क, समान मापतौल की प्रणाली और एक मुद्रा का प्रचलन किया। इस प्रकार नेपोलियन राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया। तो आपने देखा कि राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन का जो नेपोलियन संहिता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। और नेपोलियन संहिता के अंतर्गत उसने अनेक ऐसे कार्य किए जो यूरोप में राष्ट्रवाद को विकास की तरफ ले गया। तो आप लोग देख पा रहे हैं, और इस प्रश्न का आंसर आपको ऐसे ही लिखना है। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है कि वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं। उत्तर में उन्होंने लिखा है कि वियना कांग्रेस की निम्न उपलब्धियां हैं। नंबर फर्स्ट में यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया, वो वियना कांग्रेस के द्वारा ही किया गया। आप लोगों को ये भी थोड़ा सा हम बता दें कि वियना जो कांग्रेस है वो नेपोलियन को हराने के बाद या नेपोलियन के पतन करने के बाद ये वियना कांग्रेस किया गया था, जिनमें यहाँ पे 3 शक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो तीनों शक्तियां हैं, ठीक है, ये जो तीनों शक्तियां हैं वो तीनों एक साथ मिल करके इस व्यवस्था को कायम किया था। और आप लोगों को पता ही होगा कि वियना कांग्रेस कब किया गया था। वियना कांग्रेस की स्थापना उसी समय वियना सम्मेलन भी चला था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें जो 4 जो थे वो वियना कांग्रेस, वियना संधि और यूरोपीय कंसर्ट और मेटरनिक व्यवस्था, ये सभी वियना कांग्रेस के अंतर्गत ही आया था। और इसमें भाग लेने वाले अगर देश की बात आपसे पूछ लिया जाए तो वो ब्रिटेन था, रूस था, प्रसा था और ऑस्ट्रिया था। ठीक है, ये सभी आपस में मिलकर के वियना कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया था और इसमें पुरानी सत्ता को बहाल करना था। फिर उसका नेपोलियन युग का अंत किया गया और नए मेटरनिक युग का आरंभ हो गया। फ्रांस और स्पेन में फिर से बूर्बो राजवंश का राज्य स्थापित हुआ। फ्रांस राज्य द्वारा विजित सभी राज्यों के प्रतिक्रियावादी देशों में बांट दिया गया, यानी फ्रांस जितने भी राज्यों को जीता था उसको सभी प्रतिक्रियावादी जो देश थे उन सभी में करके बांट दिया गया। नेपोलियन द्वारा जो स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ था उसको भंग नहीं किया गया, बल्कि इसे बनाए रखा गया और इसका प्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का इस पर प्रभाव रखा गया, यानी ऑस्ट्रिया इसे अपने कब्जे में रखा। जो नेपोलियन द्वारा 39 राज्यों को महासंघ बनाया गया था उस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार रहा। तो इस तरीके से वियना कांग्रेस की उपलब्धियां थी। तो आप लोग ऐसे इसको लिख लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और परिणामों का उल्लेख करिए। तो देखिए, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारण अनेक थे और उनका परिणाम भी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग कारण जानते हैं। तो कारण में हमने लिखा है कि यूनानी सभ्यता की जो साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। यानी कहने का मतलब कि जो यूनानी सभ्यता थी उनके पास साहित्यिक प्रगति थी, विचार था, फिर उसके बाद दर्शन, कला, चिकित्सा, इन सभी क्षेत्रों में उनके पास अपार मतलब संभावनाएं थी और अपार लोगों के पास था। परंतु इसके बावजूद भी वो यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। इन सभी के साथ यानी ये सभी उसके पास थे, प्रगति भी था, साहित्यिक प्रगति भी था, विचार भी था, दर्शन भी था, कला भी था, लेकिन फिर भी वो तुर्की साम्राज्य के अधीन था। 18वीं शताब्दी से तुर्की की शक्ति कमजोर होने लगी और यूनान में राष्ट्रवादी विचारधारा बलवती होने लगी। यानी अब यूनान में क्या होने लगा, ये सभी तो लोगों के पास था, तो इस सभी लोगों के पास होने के बावजूद भी ये जब तुर्की साम्राज्य के अधीन था तो लोगों के मन में ऐसा आया कि हम लोग इतना ज्यादा एक्टिव है फिर भी हम लोग किसी के गुलाम हैं। तो वो 18वीं शताब्दी में तुर्की की शक्ति कमजोर करने लगे और यूनान में राष्ट्रवादी जो विचारधारा था वो अब बढ़ने लगा। यूनान में विस्फोटक स्थिति तब बन गई
जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया गया और 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह हुआ। तो विद्रोह होने के पीछे का रीजन आप समझ पाए कि स्वतंत्रता संग्राम होने का कारण क्या था। लोगों के पास बहुत कुछ था, फिर भी वो किसी दूसरे के गुलाम थे और इस गुलाम को उन्होंने हटाने के लिए विद्रोह करना या यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का ऐलान करना लोगों के मन में बस गया या वो राष्ट्रवादी विचारधारा के बन गए। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे। अब इसका कारण आइए जानते हैं, परिणाम जानते हैं कि परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट में क्या मिला। तो रिजल्ट में मिला कि यूनानियों ने लंबे समय से या जो कठिन संघर्ष था उसके बाद वो ऑटोमन साम्राज्य से अत्याचारी शासन को मुक्ति पा गई, यानी उनके पास अब कोई किसी तरीके का गुलामी जैसा शब्द नहीं था या किसी के वो कब्जे में अब नहीं थे। यूनान स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। यूनानियों की विजय से 1830 के क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली। बाल्कन क्षेत्र के अन्य ईसाई राज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ी। यानी यूनान में तो उसको स्वतंत्रता मिल ही गई, साथ में और भी यूनान के अगल बगल के जो भी राष्ट्रवादी क्षेत्र थे उसमें भी आंदोलन लोग करना स्टार्ट कर दिए। अगला क्वेश्चन आता है कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की भूमिका पर प्रकाश डाले। तो इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ था। ठीक है, तो उत्तर में हमने लिखा भी है कि गैरिबाल्डी जो था वह एक पेशे से नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया था। गैरिबाल्डी युद्ध की नीति में विश्वास करता था। वह जानता था कि बिना युद्ध की इटली का एकीकरण संभव नहीं था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी गठित किया जो लाल कुर्ती कहलाए। उसने अपने सैनिकों एवं स्थानीय किसानों की सहायता से इटली के नेपल्स और सिसिली पर अधिकार कर विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में अपना आधिपत्य स्थापित किया। जनमत संग्रह के बाद सिसिली तथा इसे सटे हुए इलाकों को सार्डिनिया में मिला लिया गया और बाद में इसका नाम इटली रखा गया, जिसका शासक विक्टर इमैनुअल को घोषित किया गया। और इस प्रकार इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का भी महत्वपूर्ण योगदान था। आपने देखा कि गैरिबाल्डी किस तरीके से इटली के एकीकरण, इटली का नाम पहले दिलाया और उसके बाद जैसे इटली का नाम पड़ गया तो उसके बाद वो विक्टर इमैनुअल को वहां का शासक घोषित कर देता है और उसके बाद अपने सारे संपत्ति जो था गैरिबाल्डी के पास वो अपने राष्ट्र के नाम समर्पित कर वो एक साधारण किसान का जीवन यापन करने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला क्वेश्चन आता है जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है लघुतरीय का। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन कौन सी नीति अपनाई, इसका क्या परिणाम निकला। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कूटनीति, संधि एवं रक्त और लौ की नीति अपनाई। इन्हीं नीतियों से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने के लिए 3 युद्ध भी किया, जिनमें डेनमार्क से युद्ध किया, प्रसा और ऑस्ट्रिया युद्ध हुआ और फ्रांस से युद्ध हुआ। इन नीतियों और युद्धों का परिणाम यह हुआ कि जर्मन का एकीकरण संभव हो पाया और 18 जनवरी 1871 को वर्साय के शीश महल में बिस्मार्क प्रमुख मंत्रियों और अन्य सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट, जिसको काइजर कहा जाता है, घोषित किया गया और इस प्रकार यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। देखिए रिजल्ट में क्या आया, उसने कौन कौन से नीति अपनाया। तो नीति में आपने ये देखा, इसमें परिणाम आपसे पूछा था तो परिणाम ये हुआ कि इटली अब एकीकृत हो गया और यूरोप के नक्शे में वो जर्मन राष्ट्र एक उदय हो गया। तो इस तरीके से आपको इस चैप्टर का आंसर लिखना था। तो उम्मीद करते हैं सारे प्रश्नों का आंसर आपको मिल गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले क्वेश्चंस के साथ।